फिजिक्स में कल वेक्टर पढ़ रहे थे ना। ठीक है। अच्छा, नोट्स बनाए हो, बना लिए हो दोनों का? हाँ, मैथ का थोड़ा सा बचा हुआ। ठीक है, नोट्स बनाते जाओ ना तो बर्डन हो जाएगा। वेक्टर्स का एडिशन बताए थे ये ना? इम्पोर्टेंट इंटरवल बताएं। नहीं, ये हाँ फिजिक्स में एडिशन वेक्टर का बताए थे, दोनों बताइए थे। थोड़ा सा प्रॉपर्टीज़ है, तो प्रॉपर्टीज़ से पहले यहाँ पे देख लो, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स बाय ए नंबर। वेक्टर का प्रोडक्ट नंबर के साथ, ठीक ना? मतलब किसी वेक्टर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो क्या होगा रिजल्ट, ठीक है? और क्या वेक्टर होगा, वेक्टर होगा तो क्या होगा, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, डायरेक्शन क्या होगा, ये समझना है, ठीक ना? जैसे मान लो फिलहाल एक वेक्टर है, ठीक ना, वेक्टर ए। थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं ये नल वेक्टर नहीं है, ठीक है? नल वेक्टर नहीं है, नल वेक्टर नहीं है तो मतलब इसका मैग्नीट्यूड 0 नहीं होगा। नल वेक्टर होगा तो फिर हम उसको स्पेशल केस में लेंगे, ठीक है? वेक्टर ए नल वेक्टर नहीं है, ठीक है? अब के ये भी 0 नहीं है, एक नंबर है तो 0 नहीं है तो या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। अब वेक्टर ए और नंबर ए का प्रोडक्ट, टॉपिक है प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर बाय नंबर, तो वेक्टर ए और नंबर के का प्रोडक्ट को सबसे पहले रिप्रेजेंट करते हैं के ए से, ठीक ना? के टाइम्स वेक्टर ए, एरो सिर्फ ए पे होगा, ठीक ना? ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ नंबर जिसका नाम के है विथ वेक्टर जिसका नाम क्या है ए, ठीक है? ये सिंबल हो गया। और रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट भी वेक्टर होगा, ठीक है? वेक्टर, किसी वेक्टर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट भी क्या होगा? वेक्टर होगा, ठीक ना? तो वेक्टर होगा तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा, क्योंकि वेक्टर का खासियत है कि मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, ठीक ना? तो अब के ए, ये जो वेक्टर मिलेगा जो हमको एक नंबर से मल्टीप्लाई करने पे ऑब्टेंड हो रहा है, तो इसका वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, डायरेक्शन क्या होगा, ये समझते हैं। के ए, ठीक है? ये लाइन लगा दिया, मतलब इसका क्या चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? मैग्नीट्यूड। तो के ए का मैग्नीट्यूड हो जाएगा जो नंबर है के, इसका मॉड, नंबर का मॉड इनटू वेक्टर कौन है ए, वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है? अभी एग्जांपल लेंगे पता चल जाएगा। एंड के ए हैज डायरेक्शन सेम ऑफ ए, और इस वेक्टर के ए का डायरेक्शन सेम डायरेक्शन ऑफ ए के डायरेक्शन में होगा। कब? इफ के ग्रेटर देन 0, मतलब जब के पॉजिटिव होगा। एंड हैज अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ए इफ के नेगेटिव। और अगर ए के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है वो नेगेटिव है तो इस कंडीशन में इस के का डायरेक्शन, वेक्टर ए का डायरेक्शन का जो एकदम क्या होगा? अपोजिट होगा, ठीक है? और पॉजिटिव होगा तो सेम होगा डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, ठीक है? एग्जांपल देखो, जैसे मान लो ये ए है, वेक्टर ए, ठीक है? और ये मान लेते हैं ये ईस्ट है, तो ये वेस्ट हो जाएगा, नीचे तुम्हारा साउथ, ऊपर नॉर्थ, ठीक है? तो अभी ये वेक्टर है और मान लेते हैं लेट इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 5 यूनिट्स। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना? 5 यूनिट्स। और ये किस डायरेक्शन में है? ईस्ट में। तो आप देखो ये नया वाला वेक्टर, इसका जो एक पीस है उसका 3 टाइम लग रहा है, और ये वाला वेक्टर जो हम नीचे ड्रॉ किए हैं, क्या ये एक डायरेक्शन में है? ये भी ईस्ट है, तो इसका नाम हो जाएगा 3a, समझा? 3a हो गया। क्यों? अभी लिखे हैं के का डायरेक्शन सेम ऑफ ए, जब मल्टीप्लाई होने वाला नंबर क्या हो? पॉजिटिव, तो मल्टीप्लाई होने वाला नंबर यहाँ 3 प्लस है कि माइनस है, तो ये नया वेक्टर का डायरेक्शन एक डायरेक्शन में हो गया।
अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, किसका? 3a का। तो 3a का मैग्नीट्यूड सिंबल हो गया। तो नंबर कौन है? तो 3 जो नंबर है उसका मॉड इनटू वेक्टर a का मैग्नीट्यूड। तो 3 का मॉड कितना होगा? 3, और वेक्टर a का मैग्नीट्यूड कितना? 5 दिया है। तो 3 × 5 = 15। मतलब इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? 15 यूनिट्स। ठीक है। अब एक चीज़ और देखो, 1 2 3 4, ये जो वेक्टर है इसके डायरेक्शन में है या इसका अपोजिट डायरेक्शन में है? हाँ, चूँकि ये ईस्ट में है तो ईस्ट का अपोजिट वेस्ट होता है, ये वेस्ट में है। और इसका ये एक पीस का ये कितना टाइम्स है? 4, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। तो इस वेक्टर का डायरेक्शन वेक्टर ए के अपोजिट है, तो मतलब जो नंबर मल्टीप्लाई हुआ होगा वो क्या रहा होगा? नेगेटिव। इसका नाम हो जाएगा, इसका कितना टाइम्स? 4 टाइम्स। -4 a कैप, समझे? अब -4 a कैप का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो -4 नंबर का मॉड इनटू वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। तो -4 का मॉड कितना? 4, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना? 5, कितना हो गया? 20 यूनिट। आया समझ में? कोई दिक्कत? ठीक है। एक और देख लो, जैसे मान लो ये बी है, ठीक है, कौन सा डायरेक्शन में है? नॉर्थ है, ठीक ना। तो ये क्या हो जाएगा बोलो? नहीं, ये इस वेक्टर का नाम क्या होगा? जैसे ये a है तो ये -4 है, ये 3 है, तो ये b है, तो इसका नाम क्या होगा? -b की -3b, 3 डंटा है ना, डायरेक्शन अपोजिट है, तो इसका नाम हो जाएगा -3 टाइम्स वेक्टर b। ठीक है। और अगर यहाँ पे मान लेते हैं इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2 यूनिट्स, तो इसका देयरफॉर -3b का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या हो जाएगा? -3 का मॉड इनटू b का मैग्नीट्यूड। तो -3 का 3 है और b का मैग्नीट्यूड कितना यूनिट? समझा? ठीक है। इसका नाम क्या होगा बोलो? हाँ, b के डायरेक्शन में है ना, हाँ, +2b। ठीक है, क्योंकि ये b के डायरेक्शन में है, लेकिन b का डबल है, इसलिए इस वेक्टर का नाम अगर b है तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स वेक्टर b। ठीक है, समझ गए? अब ठीक है। अब एक चीज़ देखो, ये दोनों वेक्टर इसके पैरेलल है। तो कल पढ़ाए थे कि वेक्टर अगर आपस में पैरेलल होता है तो इसको क्या बोलते हैं? कोलिनियर वेक्टर्स। तो किसी वेक्टर में अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, या तो पॉजिटिव या, तो दोनों वेक्टर ओरिजिनल वेक्टर के साथ क्या होता है? कोलिनियर होता है। क्या होता है? a और 3a कोलिनियर होगा। अगर पॉजिटिव है तो लाइक वेक्टर होगा, नेगेटिव है तो, समझ गए? b और -3b अनलाइक वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर। b और 2b हाँ, कोलिनियर वेक्टर, सीधा कोलिनियर बोलना है, ठीक ना। मतलब अगर हम c और 5c पूछें कैसा वेक्टर है तो क्या बोलोगे? कोलिनियर वेक्टर होगा, क्योंकि डायरेक्शन या तो सेम होगा या अपोजिट होगा। तो यहाँ सेम होगा कि अपोजिट होगा? कैसे पता चलेगा? पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किए हैं। पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो ओरिजिनल वेक्टर के डायरेक्शन में होता है। तो जो c का डायरेक्शन रहा होगा उसी का डायरेक्शन 5c का रहा होगा, नहीं? ठीक है। ये मान लो p है और ये -12p, कैसा वेक्टर? लाइक या अनलाइक? अनलाइक। क्यों? नहीं, पॉजिटिव नहीं बोलना है, ये दूसरा वेक्टर ये नेगेटिव से मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक ना। तो इसका डायरेक्शन इसके डायरेक्शन का अपोजिट रहा होगा, ठीक है, कोई दिक्कत? लेकिन दोनों कॉलिनियर है, समझ गए? वेक्टर का प्रोडक्ट विथ नंबर, ठीक है। लेकिन हम शुरू में कंडीशन डाले थे वेक्टर नल वेक्टर नहीं होना चाहिए, नंबर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक ना। अब वो स्पेशल केस में आ जाएगा। अब इफ मान लेते हैं वेक्टर कैसा वेक्टर है? नल वेक्टर, और k अभी भी 0 नहीं है, मतलब या तो पॉजिटिव है या इज ए नंबर। तो देन k a
मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, के का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं। अब के का मैग्नीट्यूड अभी हमको पता ही नहीं पॉजिटिव है निगेटिव है, मॉडल रहने देते हैं। लेकिन वेक्टर ये कैसा वेक्टर है, नल वेक्टर, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, जीरो। तो जीरो इंटू समथिंग, तो जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो होता है, कल पढ़ाए हैं, वो क्या कहलाता है, जीरो या नल वेक्टर, नल वेक्टर। मतलब नल वेक्टर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो आंसर भी क्या होगा, नल वेक्टर होगा। समझे, नल वेक्टर को किसी भी पॉजिटिव नंबर से या किसी भी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने का कोई फ़ायदा नहीं है, रिजल्ट क्या होगा, नल वेक्टर होगा। ठीक है, अब वेक्टर क्लियर है, नल वेक्टर नहीं है, ठीक ना, नॉन जीरो वेक्टर है, ठीक है। लेकिन नंबर क्या है, जीरो है। के मैग्नीट्यूड निकालते हैं, तो नंबर कौन है, के, इसका मॉड इनटू वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो के क्या है, जीरो, जीरो का मॉड मैथमेटिक्स बोलता है कितना होता है, जीरो। और ए का मॉड को सिंबल कल बताए हैं, सिर्फ ए लिख सकते हैं, तो जीरो इंटू समथिंग कितना। फिर से देखो, कोई भी वेक्टर जो नल वेक्टर नहीं है, अगर हम उसको जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे वो कन्वर्ट हो जाएगा कैसा वेक्टर में, नल वेक्टर। ठीक है, नल वेक्टर को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर नल वेक्टर। नॉन जीरो वेक्टर को अगर जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर कैसा, नल वेक्टर। समझ गए, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। अब के बराबर 1 ले लेते हैं, कितना ले लेते हैं, और ए जीरो वेक्टर नहीं है, ठीक ना, देन के ए बराबर 1 इंटू ए लिख सकते हैं, इसको सिर्फ ए लिखते हैं, ठीक ना, कोई दिक्कत। मतलब वेक्टर ए लिखा हुआ है तो वहाँ छिपा हुआ है कौन सा नंबर, +1, ठीक ना, कोई दिक्कत। एंड के बराबर अगर -1 लेते हैं एंड वेक्टर ए फिर से नल वेक्टर नहीं है, तो के ए -1 इंटू ए माइनस ए, -1 इंटू वेक्टर ए, सिर्फ -a लिखते हैं, समझे, क्या लिखते हैं, -a, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, ये वेक्टर क्या है, ए, हाँ ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, तो ज़रूर ये मल्टीप्लाई रहा होगा किससे, हाँ, तो ये ठीक है, कोई दिक्कत। -a कॉल्ड अपोजिट और निगेटिव ऑफ वेक्टर ए। -a वेक्टर ए का या तो अपोजिट कहलाता है या क्या कहलाता है, नेगेटिव, ठीक है। किसी वेक्टर का अपोजिट निकालना है, निगेटिव निकालना है, तो इसको कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे, -1 से, माइनस से नहीं, -1 से। अब एक चीज़ देखो, ये अगर 2 मीटर है तो ये भी कितना होगा, 2 मीटर, तो देयरफॉर कह सकते हैं ए का मैग्नीट्यूड 2 मीटर, तो -a का मैग्नीट्यूड भी कितना, 2 मीटर, कोई दिक्कत। मतलब कोई भी वेक्टर और उसका अपोजिट दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होता है, सेम होता है, लेकिन डायरेक्शन क्या होता है, एकदम अपोजिट होता है, ठीक है, याद रहेगा। लेक्चर को बढ़िया से देखोगे सब याद हो जाएगा, ठीक है बेटा। वेक्टर का नंबर के साथ प्रोडक्ट समझ में आ गया। अब प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर्स का एडिशंस का प्रॉपर्टीज, ठीक ना। पहला, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी निकालने दिया गया और गलती से तुम निकाल दिए वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। नंबर के साथ तो चलता है, क्योंकि यहाँ नंबर में क्या होता है 2 + 3 और 3 + 2 सेम होता है, लेकिन हम यहाँ जिस दो चीज़ को ऐड कर रहे हैं उसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी ऐड हो रहा है, तो इसका एडिशन थोड़ा डिफरेंट होता है, ट्रायंगल लॉ होता है।
तो अगर हम वेक्टर ए और बी का सम निकालने दिए, गलती से तुम बी प्लस ए निकाल दिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, इक्वल होता है, ठीक ना। इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं? कम्यूटेटिव। कैसे देख लो, ये मान लो वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी, तो कल पढ़ा है पैरेललोग्राम लॉ से, ये ए है ये बी है, तो ये वेक्टर सी किसको रिप्रेजेंट करेगा? ए प्लस बी को, ठीक ना। अच्छा है, अगर हम यहाँ एरो लगा दें तो ये और ये सेम डायरेक्शन में है। अब पैरेललोग्राम का लेंथ क्या होता है? सेम होता है। तो ये दोनों वेक्टर है, डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, तो ये भी बी हो जाएगा। और अगर यहाँ एरो लगा दें तो ये और ये ए है, तो ये भी क्या होगा? ए होगा। तो अब देखो, इसको मान लिए वेक्टर सी, तो नीचे भी अगर इसका नाम लिखेंगे तो सी लिखेंगे। तो ऊपर वाला ट्रेंगल से ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर, चूँकि ये साइकिल कैसा है? क्लॉक, और इसका एंटी क्लॉक, तो ट्रेंगल लॉ से ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर होगा। तो सी बराबर क्या लिखेंगे? बी प्लस ए, वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए लिखेंगे। नीचे वाले ट्रेंगल में देखो, नीचे वाले ट्रेंगल, इस ट्रेंगल में ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर होगा। तो ये वेक्टर क्या चीज़? नहीं, ये वेक्टर का नाम क्या चीज़? इसका, तो ए प्लस बी क्या होगा? देख लो, ए प्लस बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? अब बी प्लस ए भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो दोनों सी इक्वल है, तो ये दोनों भी इक्वल होगा। ठीक है, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, वेक्टर ए और बी का रिजल्टेंट, मतलब पहले ए और बी का रिजल्टेंट निकाल कर उसके बाद जो रिजल्टेंट आएगा उसमें हम क्या ऐड करेंगे? सी। और यही काम अगर हम ऐसे करें, एक नंबर पे ए है, 2 नंबर पे बी है, 3 नंबर पे सी है, यहाँ भी 1 2 3 वही है, लेकिन ब्रैकेट है, पहला 2 में ब्रैकेट लगा है, यहाँ लास्ट 2 में ब्रैकेट लगा है। तो ए और बी का रिजल्टेंट में सी ऐड करें, या बी और सी का रिजल्टेंट को हम ए में ऐड करें, रिजल्ट क्या होगा? सेम होगा। इसको बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, पैसे देख लो, ये मान लेते हैं ए है, ये मान लेते हैं बी है, और ये मान लेते हैं सी है। ठीक ना। अब अगर हम ये डायगोनल को मिला दें और यहाँ ये एरो लगा दें, तो ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, तो ये क्या हो जाएगा? ए प्लस बी, वेक्टर ए प्लस बी। और अगर यहाँ एरो लगा दें तो अब देखो, इस नीचे वाले ट्रायंगल में ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर होगा। ठीक ना। तो ये वेक्टर क्या नाम है? ए प्लस बी। तो ये वेक्टर रिप्रेजेंट करेगा किसको? ए प्लस बी पहला वेक्टर, और दूसरा कौन? सी। ठीक है, चलो अब ये एक डायगोनल इधर से मिलाते हैं। ठीक है, चलो ये वाला ट्रायंगल में ये मान लो नहीं है बीच में। ठीक है, ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर होगा ट्रायंगल लॉ से। तो ये वेक्टर बी, ये वेक्टर सी, तो ये वेक्टर क्या चीज़ हो गया? बी प्लस सी। ठीक है, अब नीचे वाले ट्रायंगल में देखो, ये वाला ट्रायंगल में ये मान लो नहीं है, तो ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर होगा। तो ये वेक्टर का नाम ए प्लस है, ये वेक्टर का नाम, ये वेक्टर ऊपर में ए प्लस बी प्लस सी को रिप्रेजेंट कर रहा है, नीचे में सेम ए प्लस बी प्लस सी आ गया इक्वल। ठीक है, समझ गए? सब चीज़ का प्रूफ है। ठीक है, कोई दिक्कत? ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, तो ये वेक्टर ए प्लस बी कल पढ़ाए हैं। ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, तो ये वेक्टर। अब हम क्या करते हैं, ये इसको हम पीछे एक्सटेंड कर देते हैं, जितना बड़ा ये है उतना बड़ा ही ये इतना एक्सटेंड करते हैं। ठीक ना, इसको मिला देते हैं और यहाँ एरो लगा देते हैं।
अब बोलो ये वेक्टर क्या है, बी, बी तो ये वेक्टर क्या होगा, माइनस बी। बहुत अच्छा। अब ये ट्रायंगल, नीचे वाला ट्रायंगल में ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर होगा, हाँ ए होगा। तो ये वेक्टर नाम क्या है, ए, A, और ये माइनस बी। तो ए प्लस माइनस बी, मतलब ए प्लस माइनस माइनस बी। तो ये वेक्टर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए माइनस बी को, और ये ए प्लस बी। तो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन एक्चुअल में वेक्टर का एडिशन ही है, नहीं समझ गए, वेक्टर का एडिशन ही एक्चुअल में वेक्टर का सब्ट्रैक्शन है, मतलब वेक्टर का सब्ट्रैक्शन एक्चुअल में वेक्टर का एडिशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, कोई दिक्कत, समझ गए, ठीक है। चौथा प्रॉपर्टी, वेक्टर ए में वेक्टर नल वेक्टर जोड़ दें, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वही वेक्टर होगा, ठीक ना, किसी भी वेक्टर में नल वेक्टर ऐड करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो अपना सारा चीज़ मेंटेन रखेगा, ठीक है। वेक्टर ए में नल वेक्टर सब्ट्रैक्ट कर दें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, वही वेक्टर होगा, ठीक है, कोई दिक्कत। वेक्टर ए में उस वेक्टर का अपोजिट ऐड कर दें, मतलब वेक्टर ए और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, याद रहे कटेगा नहीं, ये नल वेक्टर हो जाएगा, क्या होगा, कोई आदमी देख लो यहाँ से यहाँ तक गया, ऐसे बी तक गया, लौट के बी से ए तक आ गया, तो उसका फाइनल पोजीशन कहाँ हो गया, ए से चला था ए पे आ गया, तो कितना वो डिस्प्लेसमेंट उसका ट्रेवल हुआ, ए 0, तो ये ए बी गया कितना, ए बी, अब फिर लौटा कितना, नहीं बी ए ना, ठीक है, तो बी ए को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी, और बी ए को हम लिख सकते हैं माइनस ए बी, लिख सकते हैं ना, लेकिन जानते हैं ए बी बी ए, तो इनिशियल पोजीशन कहाँ पे, ए पे, फाइनल पोजीशन ए पे, तो नल वेक्टर होगा, ठीक ना, कोई दिक्कत। इसलिए किसी भी वेक्टर में उसी वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, आंसर क्या होता है, जीरो वेक्टर, जीरो नहीं, ठीक ना, कोई दिक्कत, इसको सिर्फ जीरो नहीं कर सकते, नहीं जीरो नहीं कर सकते, जीरो और नल वेक्टर, हाँ वेक्टर बोलेंगे चूँकि वो वेक्टर है, ठीक ना, जीरो एक नंबर है, जीरो वेक्टर एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है और कितना डायरेक्शन होता है, इन्फिनाइट डायरेक्शन होता है, ग्रेटर देन क्या के लिए होगा, कल पढ़ा है ना, तब इसको याद रखोगे ना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, m टाइम्स वेक्टर a प्लस बी, m नंबर है, ठीक ना, और टाइम्स वेक्टर a प्लस बी, अगर हम ब्रैकेट ब्रेक करेंगे तो इसको लिखना पड़ेगा m टाइम्स a प्लस m टाइम्स b, और अगर यहाँ माइनस रहा तो यहाँ पे माइनस, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, m प्लस n टाइम्स वेक्टर a, ये दोनों नंबर है, ठीक ना, तो अब सब दो नंबर एक वेक्टर है, हाँ दो नंबर का सम में एक वेक्टर को ऐड करना है, तो वेक्टर n टाइम्स a, m टाइम्स वेक्टर a प्लस n टाइम्स वेक्टर a, और अगर यहाँ माइनस रहा तो यहाँ भी माइनस, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, m टाइम्स n a, मतलब m टाइम्स एक वेक्टर जो खुद एक नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये m n दोनों बाहर हो जाएगा, वेक्टर अकेला पड़ जाएगा, या ये भी हो सकता है, इसको ज़रूरत पड़ेगा, अभी ये किसके साथ है, n के साथ है, इसको ज़रूरत चाहिए, इसको ज़रूरत पड़ सकता है m का, तो ये क्या करेगा, n को फेंक देगा, और ये m टाइम्स a, ठीक है, क्वेश्चन बनाने में ये सब यूज होगा, समझ गए। इसमें ऐसे नहीं होगा m n a तो लिखे हैं, तो बिना ब्रैकेट का नहीं दे सकते हम, नहीं ब्रैकेट में, आधा shift का। हाँ किसी न किसी को साथ में रखना होगा, ठीक ना, या तो दोनों को रखो या किसी एक को, ठीक है, जो ज़रूरत पड़ता है वो उसके अकॉर्डिंगली वो नंबर उसके साथ अटैच हो जाता है, ठीक है, ठीक है, ये सब प्रॉपर्टी है वेक्टर का प्रोडक्ट, सॉरी एडिशन का, ठीक है।
एक्सप्रेशन फॉर रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, अब हम लोग फार्मूला जानेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहे हैं, ठीक ना, बहुत ज़्यादा यूज होता है। फार्मूला जानेंगे रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स का कैसे निकालेंगे, ठीक ना। दो वेक्टर को ऐड कर रहे हैं तो उसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, फिर डायरेक्शन भी क्या होगा, तभी पता चलेगा, ठीक है। तो एक्सप्रेशन मतलब फार्मूला किसका, रिजल्टेंट का, कितना वेक्टर का, दो वेक्टर का, ठीक ना। तो सबसे पहले मान लेते हैं ए और बी, दो वेक्टर है, दोनों वेक्टर कैसा वेक्टर नहीं है, जीरो वेक्टर नहीं है, ठीक ना, मतलब कुछ ना कुछ इसका मैग्नीट्यूड है, ठीक ना। और ये मान लेते हैं लेट ए और बी का रिजल्टेंट कितना है, सी, ठीक है। चलो, और ये भी मान लेते हैं लेट एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी कितना, थीटा। दो वेक्टर के बीच का एंगल होता है, कल पढ़ा है, थीटा 0 से कितना के बीच, 180 के बीच, ठीक ना। चलो, तो इतना चीज़ यहाँ पे मतलब डाटा दिया है, ठीक ना। तो अब देखो, तो दो वेक्टर को हम ऐड कर सकते हैं या तो ट्रायंगल लॉ से या पैरेललोग्राम लॉ से, दोनों में से कोई भी लॉ यूज़ कर सकते हैं। ओरिजिनल लॉ कौन सा है, हाँ, ट्रायंगल लॉ। ठीक है, ये मान लेते हैं ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ये दोनों कोइनिशियल वेक्टर है, दोनों के बीच का एंगल जानते हैं, जब तक दोनों कोइनिशियल वेक्टर नहीं होगा तो दोनों के बीच का एंगल डिफाइन नहीं किया जा सकता है। तो ये थीटा हो गया नहीं, और ये हो गया सी, सी रिजल्टेंट, कल पढ़ा है, सी रिजल्टेंट हो गया वेक्टर ए और बी का, ठीक ना। और ये कैसा है, पैरेललोग्राम है, ठीक ना, ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, ठीक ना। अब फिगर में देखो, यहाँ पे वेक्टर ए बी का दूसरा नाम क्या है, ए है, वेक्टर ए डी का दूसरा नाम क्या है, बी है ना। अब वेक्टर ए सी का दूसरा नाम क्या है, सी, जो वेक्टर ए और वेक्टर बी का रिजल्टेंट भी है, ठीक ना, कोई दिक्कत। तो हम कह सकते हैं कि अगर हम ए बी का मैग्नीट्यूड, तो ए बी का मैग्नीट्यूड बताएं, कल सिर्फ ए बी लिखेंगे या इसका मैग्नीट्यूड ए का वैल्यू होगा, ए डी का मैग्नीट्यूड को सिर्फ ए डी का लेंथ लिखेंगे या इसका दूसरा बी नहीं, और ए सी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए सी, ठीक है, कोई दिक्कत। हम क्या करते हैं, इसको एक्सटेंड करते हैं, ये जो साइड ए बी है इसको एक्सटेंड किए एकदम स्ट्रेट, ठीक ना, और सी से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं इस एक्सटेंडेड पार्ट पे, मान लेते हैं सी डी, कोई दिक्कत, समझ गए। अब देखो, ये पढ़े हो गए कि ये पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, ये एंगल थीटा, तो ये भी कितना, थीटा होता है ना, 10th में पढ़े हो गए। देखो ये पैरेलल है ना, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल थीटा, तो ये भी कितना, थीटा, कोई दिक्कत। और ये ट्रायंगल कैसा हो गया, राइट ट्रायंगल। अब ये राइट ट्रायंगल का नाम क्या है, बी सी डी, इन ट्रायंगल बी सी डी, ठीक ना। कॉस थीटा निकालते हैं, कॉस थीटा क्या होता है, बी बाय एच, तो इस एंगल के लिए बेस कौन हो गया, बी डी, अब बाय हाइपोटेन्यूज 90 के सामने का साइड क्या चीज़, बी सी, लिख सकते हैं, बी सी इधर आ जाएगा तो बी सी इंटू कॉस थीटा कितना, बी डी लिख सकते हैं। ये बोलो जितना बी सी है उतना ही ना ए डी है, तो बी सी किसके बराबर है, ए डी के बराबर, और ए डी को हम क्या लिख सकते हैं, बी, तो यहाँ बी सी के बदले क्या लिख सकते हैं, बी कॉस थीटा किसके बराबर, बी डी, ठीक है। अब इसी ट्रायंगल में साइन थीटा पी बाय एच होता है, तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, सी डी, हाइपोटेन्यूज कौन, बी सी, फिर से बी सी इधर आ जाएगा, बी सी साइन थीटा कितना, सी डी, बी सी को फिर से हटा के क्या लिख सकते हैं, बी साइन थीटा कितना, सी डी, कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत। चलो
अब देखो इन ट्रायंगल ए सी डी, ये ट्रायंगल राइट ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल ए सी डी, ठीक है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है, मतलब हाइपोटेन्यूज कौन है, ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू सी डी स्क्वायर प्लस ए बी, ए डी स्क्वायर लिख सकते हैं, सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, ठीक है। चलो सी डी स्क्वायर, ए डी को ए बी प्लस बी डी लिख सकते हैं, तो ए डी के बदले हम प्लस ए बी प्लस बी डी लिख दिए, लेकिन ए डी का क्या है, स्क्वायर है, तो ए डी के बदले ए बी प्लस बी डी, ए बी प्लस बी डी स्क्वायर, ठीक है। चलो सी डी को हटा के क्या लिख सकते हैं, बी साइन थीटा, बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। ए बी को देखो कहीं लिखा हुआ है, ए बी कितना ए, और बी डी कितना बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा होल स्क्वायर। अब ब्रैकेट ब्रेक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बी इंटू साइन थीटा होल स्क्वायर है, तो बी का स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा होगा। अब ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो एक स्क्वायर इसका स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, अब प्लस 2ab कॉस थीटा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। अब देखो इससे बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, ठीक ना, तो यहाँ पे लिखते हैं इससे बी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, पहले ए स्क्वायर को लिख देते हैं, ए स्क्वायर, इससे क्या कॉमन आ रहा है, बी स्क्वायर, तो ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा और इसके पास प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है। ये कितना होता है 1, तो 1 इंटू बी स्क्वायर ही बच जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये किसका वैल्यू निकाल रहे हैं, ए सी स्क्वायर। ये बोलो ए सी कितना है, सी मतलब सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab कॉस थीटा। लेकिन यहाँ पे जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड कितना है, सी, तो हमको सी ना चाहिए। अभी मेरे पास वैल्यू किसका है, तो स्क्वायर हटाएंगे उधर रूट लग जाएगा, तो देयरफॉर सी इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये हो गया। दो वेक्टर जब दिया रहेगा, ठीक ना, तो उसका वेक्टर रिजल्टेंट अगर सी है तो उस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालने का फार्मूला हो गया, ठीक ना, मैग्नीट्यूड, चूंकि ये सी एरो नहीं लगा है, मैग्नीट्यूड। अब इसका डायरेक्शन भी चाहिए, डायरेक्शन देखो बता देते हैं। ये बोलो, ये अगर सरफेस है और ये मेरा हाथ है, तो अभी ये सरफेस से कितना डिग्री बना रहा है, 0 न रे, 0, ठीक ना। अगर मान लो मेरा हाथ, ठीक ना, अगर मान लो मेरा हाथ 2 मीटर का है, ठीक ना, ठीक है, तो मेरा हाथ 2 मीटर का है और ये सरफेस मान लो फिक्स है, हमेशा यहीं रहता है, ठीक ना। तो मेरा हाथ 2 मीटर का है, तो अगर हम अपने हाथ से किसी चीज़ का पोजीशन बताएंगे, ठीक ना, जैसे मान लो यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट या यहाँ पे एक पॉइंट है, ठीक ना, और ये मेरा हाथ 2 मीटर के जस्ट पॉइंट ये जस्ट ऊपर है, ठीक ना। तो मेरा हाथ अगर हम इस पर रख दें तो अभी यहाँ पे ये 2 मीटर, एक जो पॉइंट होगा अभी 2 मीटर है सरफेस से कितना डिग्री पे, 0 डिग्री, ठीक ना। तो इस सरफेस से 2 मीटर के दूरी पे 0 डिग्री पे जो पॉइंट होगा वो एकदम फिक्स होगा, वही बार बार वही आएगा। और इस पॉइंट को अगर हम निकालना चाहें तो 2 मीटर, लेकिन कितना डिग्री, 90 डिग्री। तो जिस पॉइंट को हम अभी पकड़े हुए हैं उसका लोकेशन जानना चाहें तो बोलेंगे सबसे पहले ये सरफेस से कितना दूरी पर, नहीं कितना दूरी पर, 2 मीटर, मतलब ये सी का मैग्नीट्यूड, ठीक ना। और फिर डायरेक्शन बताना है तो सरफेस के साथ कितना डिग्री, 90 डिग्री, एकदम ये पॉइंट मिल जाएगा, ठीक ना, कोई दिक्कत। मतलब रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड तो इससे पता चल जाएगा, और डायरेक्शन बता देगा एंगल बता देगा किसके साथ, सरफेस के साथ। यहाँ सरफेस कौन है, यही ना सरफेस है, यही ना है सरफेस, ठीक ना। तो ये ठीक है, रिजल्टेंट सरफेस के साथ कितना एंगल बनाता है, मान लेते कितना, अल्फा निकल जाएगा, डायरेक्शन पता चल जाएगा, ठीक ना। चलो
लेट सी मैक्स अल्फा विथ, जो लेटा हुआ वेक्टर है कौन है, ए, ठीक है। मैग्नीट्यूड तो इसका निकल ही चुका है, अब बताना है क्या चीज़, डायरेक्शन। डायरेक्शन मतलब क्या चीज़ बताना है, अल्फा, ठीक ना। तो अब देखो इन ट्रायंगल ए सी डी टेन अल्फा है, ये देखो ये एंगल के लिए टेन अल्फा है, पी बाय डी, नहीं तो पी कौन है, सी डी बाय बी, बी कौन है, ए डी, ठीक है। सी डी यहाँ पे देखो कितना है, हाँ सी डी को बी साइन थीटा, और ए डी को ए बी प्लस बी डी लिख सकते हैं, ए बी प्लस बी डी, तो बी साइन थीटा बाय ए बी देखो कहीं लिखे हैं, ए बी कितना, ए, बी डी कितना, बी कॉस थीटा, किसका वैल्यू आ गया, टेन अल्फा का, लेकिन हमको चाहिए अल्फा, देयरफॉर अल्फा बताए होंगे टेन इनवर्स, नहीं ये पूरा ब्रैकेट में चला जाएगा, बी साइन थीटा बाय, ये हो गया डायरेक्शन, और ये हो गया मैग्नीट्यूड, ठीक है। मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे फार्मूला, ये डायरेक्शन निकाल लेंगे फार्मूला, ठीक है। कोई दिक्कत, डेरिवेशन हो गया ये, ठीक है। बढ़िया से नोट्स बनाओगे, ठीक है। बार बार पढ़ना पड़ेगा, एकदम तरीका देखते हो बदल गया है, 12 में बोले भी थे तरीका बदल गया, अब जो अपसेंट करेगा उसका कौन माँ बाप, ऑनलाइन का जो आदत लगा है ना, दिमाग खराब कर दिया सबको। अब क्या कर रहा है उतना हम थोड़ा पूछने गए हैं, पढ़ने आया तो पढ़ो, अपसेंट करोगे तो फिर अपने पता चल जाएगा। अब क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक ना, देखो यहाँ इफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल्स टू वेक्टर सी दिया है, ठीक ना, एंड थीटा एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी, थीटा दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है, और ये इक्वल्स टू दे रखा है कितना, 60 डिग्री। इफ वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड मान लेते हैं 2 और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड मान लेते हैं 4, ठीक है। इवेलुएट सी एंड इट्स डायरेक्शन, तो बोल रहा है जो रिजल्टेंट सी है उसका मैग्नीट्यूड निकालना है और उसका क्या निकालना है, डायरेक्शन, ठीक है। ये क्वेश्चन है, एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है, जो डाटा चाहिए वो सब दिया हुआ है, ठीक ना। बाद में इस पर आदमी घूमने वाला भी क्वेश्चन देता है, घूमने लगता है, ठीक ना। तो सिंस सी इक्वल्स टू दे रखा है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी दे रखा है, तो सिंस अभी हम पढ़े सी, सिर्फ सी लिखेंगे मतलब ये मैग्नीट्यूड हो गया, इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab cos थीटा, ठीक है। ए स्क्वायर मतलब वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना, 2 स्क्वायर 2 इंटू 4 इंटू कॉस थीटा कितना, 2 into 2 नहीं 2 इंटू, हाँ सॉरी 2 इंटू 2 इंटू 4 नहीं, 2 इंटू 2 इंटू 4 cos 60, ये 4 ये 16, ये 2 2 जा 4 4 जा, तो cos 60 का वैल्यू हाफ, ठीक है। सब याद रखना होगा। 8 16 4 20 8 28 28 हो गया, मैग्नीट्यूड निकल गया, रिजल्टेंट का कितना
28 यूनिट्स, ठीक है। तो अगर ये फोर्स होगा तो ये न्यूटन, ये भी क्या होगा, न्यूटन होगा, क्योंकि जानते हैं वेक्टर जो ऐड होता है सेम नेचर का होता है, ठीक ना। अब क्वेश्चन में नहीं दे रखा है कि यहाँ पे सी जो है ए के साथ पहला वेक्टर के साथ कितना एंगल बनाता है। मान लेंगे लेट सी मैक्स किसके साथ, सी मैक्स अल्फा विथ पहला वेक्टर किसके साथ, ठीक ना। ये मानना पड़ेगा, जो भी रिजल्टेंट अगर क्वेश्चन में दे दिया तो ठीक है। सी बनाता है अल्फा किसके साथ, तो देयरफॉर फार्मूला टेन थीटा, अभी लिखा थे बी साइन थीटा बाय ए प्लस बी कॉस थीटा, ठीक है। कोई दिक्कत, टेन थीटा नहीं, सॉरी टेन कितना अल्फा, अल्फा बना रहा है तो टेन अल्फा, ऊपर में बी ए नहीं किसके साथ, बी साइन थीटा, यहाँ अल्फा नहीं हो यहाँ थीटा होगा, ठीक ना। अब बाय ए प्लस बी, अब किसके साथ, बी साइन थीटा के साथ नीचे बी कॉस थीटा, तो बी का मैग्नीट्यूड कितना 4 साइन 60, ए का मैग्नीट्यूड 2, अब बी का मैग्नीट्यूड 4 कॉस 60 लिखेंगे। चलो 4√3/2, 2 प्लस 4 इंटू 1/2, ये भी कट गया, 2 इंटू √3 कितना 2√3 या 2 2 4, ये भी कट गया, √3/2, कोई दिक्कत। तो किसका वैल्यू निकला, टेन अल्फा √3/2, तो अल्फा इक्वल्स टू टेन इनवर्स √3/2, आंसर एंगल निकल गया, ठीक ना। मतलब जो रिजल्टेंट होगा, ठीक ना, वो उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 28 यूनिट्स, और वो वेक्टर ए के टेल के साथ, वेक्टर ए के टेल के साथ, याद करो फिगर इन था, ये वेक्टर ए इसके टेल के साथ, टेल मतलब इनिशियल पॉइंट के साथ कितना एंगल बनाएगा, टेन इनवर्स √3/2, समझ गए, ठीक है। कोई दिक्कत, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, इस तरह का क्वेश्चन पहला चैप्टर में आएगा, ठीक ना। मतलब है तो 11th का ये, लेकिन 12 में भी यूज होता है, ठीक ना। और रहने दो इतना ही, ठीक है, कल पढ़ाएंगे हम, ठीक है।